स्टार्ट योर ओन बिजनेस, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी अहेड। आपसे बहुत ज़बरदस्त एक बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी, बिज़नेस करने का बहुत बड़ा मौका आपको मैं मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम आदिल अली और मेरा रैंक सेल्स डायरेक्टर। आज हमने डिस्कस करना है आमदन के दो तरह के रवैयों को। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके ख्वाबों के पूरे होने का ताल्लुक़ आपकी आमदनी के साथ है, और आपकी आमदनी का ताल्लुक़ हमारी आमदनी का ताल्लुक़ हमारी सोच के साथ होता है। और आमदनी हासिल करने के लिए दो तरह की सोचें पाई जाती हैं। पहली सोच को छिपकली के साथ तशबीह दी गई है। जैसे छिपकली खुराक हासिल करने के लिए अपना वक्त और कोशिश करती है, वक्त लगाती और कोशिश करती है, यानी इसे हर दफ़ा खुराक हासिल करने के लिए नई कोशिश और वक्त खर्च करना पड़ता है। और दूसरी सोच जो मकड़ी के साथ तशबीह दी गई है, जिसको दूसरी जो सोच है उसको मकड़ी के साथ तशबीह दी गई है, वो क्या करती है, वक्त और कोशिश करके, वक्त लगाकर और कोशिश करके जाला बनाती है, असासा बनाती है, और एक सर्टेन टाइम के बाद, एक मखसूस टाइम के बाद इसको वक्त और कोशिश लगाए बगैर लगातार फिर खुराक हासिल होती रहती। दोनों की खुराक एक जैसी है, लेकिन हासिल करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। आइए समझते हैं इंसानों का आमदनी हासिल करने का तर्ज़ अमल या रवैया क्या है। रॉबर्ट कियोसाकी एक राइटर हैं, एक सेल्फ मेड बिलियनर हैं, बहुत सारी किताबों के वो मुसन्नफ़ हैं। उन्होंने ऐसी किताबें भी लिखी जो दुनिया के अंदर बेस्ट सेलिंग बुक्स रहीं। इनकी किताब रिच डैड पुअर डैड के नाम से, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर कोई 4 साल तक बेस्ट सेलिंग बुक रही। ये पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा करवा दूँ। मैं इनकी थ्योरी क्यों यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक सेल्फ मेड बिलियनर हैं। क्योंकि ये ज़ीरो थे, आम लेवल से, ऑर्डिनरी लेवल से इन्होंने अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे पहुँचाया है। ठीक है, ये बिज़नेस को करने से पहले या अपने करियर को डेवलप करने से पहले ये फरमाते हैं कि मैं एक जॉब कर रहा था, हेलीकॉप्टर का पायलट था, और मैंने 15 साल वो जॉब की। 15 सालों में मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने हालात को बेहतर करूं। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं हर दफ़ा कुछ सैलरी में से कुछ सेविंग करके मैं कुछ और करूं, मैं अपनी लाइफ को बेहतर करूं, अपने स्टैंडर्ड्स को बेहतर करूं, या मैं अपनी गाड़ी ख़रीदूं, या मैं कुछ ऐसे ड्रीम्स जो मैंने बनाए हुए हैं वो मैं अचीव करूं। तो कहते मैं 15 साल कोशिश करता रहा, लेकिन हर दफ़ा मेरी जब सैलरी आती थी तो मेरी पिछले वाली सैलरी अखराजात की मद में ख़त्म हो चुकी होती थी, अखराजात के थ्रू ख़त्म हो चुकी होती थी। मेरे अखराजात ही इतने थे। मैंने 15 साल कोशिश करने के बाद मैंने देखा, मेरे एक दोस्त थे, उसके वालिद थे, वो बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे, इसको मैं यूँ कहूँगा, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन वो हवाई, एक अमेरिका का जजीरा है, वो हवाई के अमीर तरीन आदमी थे। और कंपैरेटिवली मेरे वालिद साहब बड़े कॉम्पिटेंट थे, बहुत वेल क्वालिफाइड थे। और मैं देखता हूँ कि उन्होंने सारी ज़िंदगी एक अच्छे ओहदे पे जॉब की, और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी छोटी छोटी विशेस को भी पूरा नहीं कर सके, और जाते हुए जब इस दुनिया से गए तो हमारे लिए भी वो कुछ ख़ास इस दुनिया में नहीं छोड़ के गए। तो मैं ये चाहता था कि पहले मैं ये सोच रहा था कि सिर्फ मेरे वालिद साहब के साथ ऐसा हुआ, लेकिन जब मैंने भी जॉब करना शुरू की तो 15 साल एफ़र्ट करने के बाद मेरे साथ भी वही हो रहा था। मैंने फिर अपनी जॉब को रिज़ाइन किया कि जहाँ मेरे हालात बेहतर नहीं हो सकते। मैंने रिज़ाइन करके अपने काम को शुरू किया, कारोबार को शुरू किया। जब कारोबार शुरू किया अपने दोस्त के वालिद से इंस्पायर्ड होके, जिनको ये अपने रिच डैड कहते हैं, ये कहते हैं जी, जब मैंने आगाज़ किया तो उस वक्त में एक टाइम मुझ पे ऐसा भी आया कि मेरे हालात बड़े टफ़ हो गए। कह लें कि जो अपना
मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, किचन को मैनेज करने के लिए मेरे पास अर्निंग नहीं थी। मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि तुम कोई जॉब कर लो, क्यों नहीं करते। कहता मेरे पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था कि मैं उनको क्या बताऊं मैं क्यों नहीं जॉब कर रहा, क्योंकि उस वक्त में मैं उस पोजीशन में नहीं था कि मैं जवाब दूं। अगर मैं उस वक्त में उनको कहता कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करने जा रहा हूं तो शायद वो मजाक करते, क्योंकि उस वक्त मेरे पास फिज़िकली कोई चीज़ उनको दिखाने के लिए थी नहीं। कहता उस वक्त में मैं चुप रहता। मैंने अपना काम शुरू कर दिया। 1985 में मैंने अपने बिज़नेस का आगाज़ किया और 1989 में मैं मल्टी मिलियनर बन चुका था। और उसके बाद अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं मैं आपको, तो ये कहते जी मैंने 15 साल मुलाजमत की, ग्रेजुएशन के बाद मुलाजमत शुरू की होगी तो ग्रेजुएशन करते करते 22-23 साल उम्र हो जाती। 22-23 साल के बाद 15 साल अगर इन्होंने मुलाजमत की, इसका मतलब 37-38 साल इनकी उम्र हो गई। ये कहते हैं 47 साल की उम्र में मैं टोटली रिटायर्ड हो गया। मैं इस काबिल बन गया कि मैं काम ना भी करूं तो मेरे पास टाइम भी है और मेरे पास फाइनेंस भी है, मेरे पास पैसे भी हैं, मुझे अपने अखराजात के लिए काम नहीं करना पड़ रहा। इसका मतलब इन्होंने 37 या 38 साल के बाद अगर चेक करें तो इसका मतलब इन्होंने 9 साल काम किया और 9 साल काम करने के बाद ये फाइनेंशियल फ्रीडम को, टाइम फ्रीडम को अचीव कर गए। ये कहते जी फिर मैंने देखा कि जैसी मेरे वालिद साहब ने ज़िंदगी गुजारी या जैसी मैं पहले ज़िंदगी गुजार रहा था, ऐसी ज़िंदगी बहुत सारे लोग गुजार रहे और वो रिटायर्ड होना चाहते हैं। वो चाहते हैं रिटायरमेंट असल ये नहीं होती कि आप एक काम छोड़ें और दूसरा शुरू कर दें। रिटायरमेंट ये होती है कि आपको एक सर्टेन टाइम तक काम करने के बाद आपको फिर काम करने की ज़रूरत ना पेश आए, आपके पास टाइम फ्रीडम हो, आपके पास फाइनेंस फ्रीडम हो। कहते लोग रिटायर्ड होना चाहते थे लेकिन उनके पास रिटायर्ड होने के लिए कोई ट्रैक नहीं था। कहता मैंने फिर अपनी ज़िंदगी में मिशन बनाया कि मैं जैसी मेरे वालिद साहब ने ज़िंदगी गुजारी है, लोग मेहनत करके टाइम फ्रीडम और फाइनेंस फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों को सिखाऊंगा कि आप फाइनेंस फ्रीडम और टाइम फ्रीडम को कैसे अचीव कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक किताब लिखी रिच डैड पुअर डैड के नाम से, जिसमें वो फरमाते हैं मैंने अपनी हकीकी ज़िंदगी के बारे में लिखा। वो उस किताब ने लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ ट्रांसफॉर्म की और वो किताब न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर 4 साल तक, कोई 4 साल तक बेस्ट सेलिंग बुक रही और उसकी कोई करोड़ों कॉपीज़ पूरी दुनिया के अंदर सेल हुई। उसके बाद कहते मैंने पूरी एक सीरीज़ लिखी रिच डैड पुअर डैड की, फिर और किताबें लिखी, फिर एक किताब लिखी द बिज़नेस ऑफ 21st सेंचुरी, जिस किताब में पिछली सारी किताबों का निचोड़ डाल दी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिच डैड ये जो द बिज़नेस ऑफ 21st सेंचुरी आप इसको लाजमी स्टडी करें। कहता जी पूरी दुनिया के अंदर उस रिच डैड पुअर डैड के अंदर उसने ये अपनी थ्योरी पेश की। वो कहता जी पूरी दुनिया के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉय हैं। ये क्या करते हैं, ये मुलाजमत करते हैं और मुलाजमत करने वाला अपने बॉस के लिए आमदनी बनाता है। मुलाजमत करने वाले को कभी भी मुलाजमत उसके कमाए हुए पैसों से या उसकी कमाई के 10वें हिस्से से ज़्यादा उसकी सैलरी नहीं लगाई जाती। कभी भी कोई बिज़नेस ऑनर, कोई फैक्ट्री का मालक, कोई कंपनी का मालक या किसी डिपार्टमेंट में जब उसकी सैलरी फिक्स की जाती है तो उसके काम, उसकी ड्यूटी को मद्देनज़र रखते हुए कि उसकी ड्यूटी से कितनी आमदन जनरेट होगी, उसका 10वां हिस्सा उसकी तनख्वाह लगाई जाती है। असल में इनकी बुनियादी तरजीह होती है जॉब सिक्योरिटी, कि हमारी जॉब सिक्योर रहे, हमें कभी निकाल ना दिया जाए। यानी इनकी माहाना तनख्वाह, मेडिकल अलाउंसेस, पेंशन वगैरह, ये अपनी आमदनी के ज़राए को महफूज समझते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि वो डिपार्टमेंट, वो इदारा, वो कंपनी, वो फैक्ट्री, वो मिल जब तक प्रॉफिट में है तब तक हमें ये अर्निंग देगी। जब तक हम उसको प्रॉफिट दे रहे हैं वो अर्निंग देगी। जब हम प्रॉफिट नहीं देंगे, जब हम मुनाफा नहीं देंगे, ये कंपनी या ये कंपनी या ये फैक्ट्री हमें फारग कर देगी। तो ये अपनी तरफ से ये समझते हैं कि पता नहीं हम सेफ़ हैं, लेकिन इनका फ्यूचर सिक्योर या सेफ़ नहीं होता। पूरी दुनिया के अंदर 5% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। ये कहते हैं जी हमें किसी के अंडर मुलाजमत करना या किसी की बातें सुनना या किसी के प्रेशर में रहना या किसी के प्रेशर में रहना
या डिप्रेशन में हम नहीं रह सकते। हमने अपना काम खुद करना है। ये अपनी ज़ात के लिए काम करते हैं, अपने बॉस खुद ही होते हैं। इनकी बुनियादी तरजीह आज़ादी और खुद इनसारी होती। ये दुनिया की आबादी का दुनिया की आबादी का 5% हिस्सा ये वाले लोग हैं। और इनकी टोटल की बात करें 90 + 5, तो ये 95 बनते हैं। पूरी दुनिया के अंदर, नीचे लिखा भी आपको नज़र आ रहा होगा, पूरी दुनिया के अंदर 95% ये लोग हैं। पूरी दुनिया का 5% हिस्सा सिर्फ इनके पास है। 5%, पूरी दुनिया की दौलत का 5% हिस्सा सिर्फ इनके पास है। सेल्फ एम्प्लॉय में एक दुकानदार भी आ जाता है, एक सब्ज़ी वाला भी आ जाता है, एक फ्रूट वाला भी आ जाता है, एक ज़िम्मेदार भी आ जाता है। जो लोग वो लोग जो टाइम लगाते हैं और मेहनत करते हैं, फिर उनको पैसे आते हैं। और अगर ये नहीं लगाते तो नहीं आते। काम इनका अपना होता है। ये सेल्फ एम्प्लॉय है। पूरी दुनिया के अंदर 4% लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस ऑनर हैं। ये क्या करते हैं? ये अपना एक सिस्टम बनाते हैं। फैक्ट्री, मिल, कंपनी, कोई प्लाजा, कोई मार्केट, ये उसको बिल्ड करते हैं। पहले 2, 4, 6 साल लगा के उसको बिल्ड करते हैं। जब ये उसको बिल्ड कर लेते हैं, वो पहले ये उस एसेट को बनाते हैं, फिर वो एसेट इन्हें बनाता है। ये बनाने वाला काम करते हैं, करने वाला काम नहीं करते। ये एक दफ़ा अपना सिस्टम बनाते हैं, फिर वहाँ पे लोग रोज़गार के लिए, अपने रोज़गार के लिए इनके पास आके काम करते हैं। ये जो बी क्वाड्रेंट और एस क्वाड्रेंट है, इनमें फ़र्क क्या है? एस और बी के कारोबार में फ़र्क ये है कि एस के कारोबार में आप कारोबार के लिए काम करते हैं, और बी के कारोबार में कारोबार आपके लिए काम करता है। और आज की प्रेजेंटेशन जो है वो इसी बी के कारोबार के हवाले से। और चौथा क्वाड्रेंट है, उसको कहते हैं आई क्वाड्रेंट। आई क्वाड्रेंट में 1% लोग हैं। 1% लोग क्या करते हैं? पैसा कमा लेते हैं। ये पहले बी क्वाड्रेंट में होते हैं। जब इनके पास पैसा आ जाता है, ये पैसा मार्केट में फेंकते हैं। जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती है, ये ख़रीद लेते हैं और उसको स्टॉक करते हैं। जब वो महंगी हो जाती है तो बेच देते हैं। अरबों रुपया इनके पास पड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा रेट, 500 रुपया भी पर यूनिट के हिसाब से रेट बढ़े तो इनको करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। पूरी दुनिया के अंदर ये जो 4% बी क्वाड्रेंट वाले और 1% आई क्वाड्रेंट वाले, ये 5% लोग हैं। पूरी दुनिया की दौलत का 95% हिस्सा इन 5% लोगों के पास है। हमारा जो बुनियादी काम है वो है अपनी सोसाइटी को ये वाली सोच दे के एजुकेट करके, गाइड करके, बी और आई क्वाड्रेंट की एजुकेशन दे के उनको लेफ़्ट से राइट यानी ई और एस क्वाड्रेंट वाले खाने से बी और आई क्वाड्रेंट में रहनुमाई करके, गाइड करके उनको बी और आई क्वाड्रेंट के खाने में कामयाब करवाना। आप मुझे बताएंगे, क्या आप बी और आई वाले क्वाड्रेंट में या बी और आई वाले खाने में आना चाहते हैं? अब हम समझते हैं कि बी और आई के खाने में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बिजनेस ऑनर सिलेक्शन ऑफ बेस्ट वे टू बिल्ड अ सिस्टम। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में समझा कि सिस्टम बनाने वाले लोग कामयाब होते हैं। यकीनन आप भी चाह रहे होंगे कि सिस्टम बनाएं, लेकिन एक आम आदमी कैसे सिस्टम बना सकता है? आए इस स्लाइड में हम समझते हैं। कारोबारी लोग अपने कारोबार में एक ऐसे बेहतरीन तरीके का इंतखाब करते हैं जिससे सिस्टम बन सकता है। जैसे टेलीकॉम कंपनीज़ ने एक दफ़ा बूस्टर लगाए, एक दफ़ा खर्चा किया है, एक दफ़ा अपना सेटअप लगाया है। अब वो हमें सिग्नल्स देते हैं, हम उनको हर कॉल पे, हर दफ़ा जब हम किसी से बात करते हैं या किसी को मैसेज करते हैं, हम उनको पैसे देते हैं। एक दफ़ा उन्होंने बनाया था, अब पैसे आ रहे हैं। इसी तरह मैकडोनल्ड है, उसने एक दफ़ा रेसिपी बनाई, अब पूरी दुनिया के अंदर उसके जो मैकडोनल्ड के जो पॉइंट्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और
अगर मैं कहता हूँ जी आप ज़्यादा ना बात करें, पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़, हर बड़े शहर में मैकडॉनल्ड मौजूद है। अब 22 करोड़ लोगों में से कितने लोग डेली मैकडॉनल्ड खाते हैं? कहता हूँ जी आप अंदाज़ा लगाएं कि 1 लाख लोग जाते हैं। चलो मैं कहता हूँ 1 लाख लोग नहीं जाते, सिर्फ 1000 लोग जाते हैं मैकडॉनल्ड पे डेली। वो सिर्फ एक बर्गर खाते हैं। लोग वहाँ पे बड़ी बड़ी डील्स भी लेते हैं। मैं कहता हूँ वो सिर्फ एक बर्गर खाते हैं। वो एक बंदा एक बर्गर खाए, 1000 बंदा मैकडॉनल्ड पे जाए, तो इसका मतलब है अगर एक बर्गर में से 10 रुपये भी मैकडॉनल्ड के मालिक को बचते हैं, वैसे तो ज़्यादा बचते होंगे, लेकिन 10 रुपये भी अगर वो बचाता है तो इसका मतलब है उसको 10,000 रुपये बच गए एक दिन के। और अगर उसके 30 दिनों के चेक करें तो आप, इसका मतलब 3 लाख बच गए। और पूरी दुनिया में तकरीबन बहुत सारे ज़्यादा ममालिक में उसने अपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। अगर हर जगह से उसको 3 लाख रुपए बैठे बैठे आ जाता है, सिर्फ 50 ममालिक में ही उसका सेटअप है, मैं कहता हूँ उसको करोड़ों रुपया एक महीने का बैठे बैठाए आ जाता है। इसी तरह KFC का मालिक है, इसी तरह बाटा का मालिक है, इसी तरह टोटल का मालिक है, इसी तरह होंडा का मालिक है, इसी तरह टोयोटा का मालिक है। इन्होंने अपने अपने सिस्टम्स बनाए। मिसाल के तौर पे, हाँ जी, इन्होंने अपने अपने सिस्टम्स बनाए। आप भी सिस्टम बनाएं, आप भी यकीनन सिस्टम बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि सिस्टम बनाना है तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि आपको ही, जैसे फेसबुक ने, फेसबुक भी एक सिस्टम है। फेसबुक के मालिक ने क्या किया, उसने देखा दुनिया को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए। उसने देखा लोग मशहूरी के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, मशहूर होने के लिए लोग पैसे लगाते हैं। लोग इलेक्शन लड़ते हैं, पता होता है उनको हमने इलेक्शन हार जाना है, और फिर भी मिलियंस रुपीस लगा देते हैं। उनको वोट, कई लोगों को 500 वोट बड़ी मुश्किल से पड़ते हैं, वो भी 30 लाख रुपया 50 लाख रुपया इलेक्शन पे लगा के बैठे होते हैं कि किसी को पता तो चले ना कि हम भी इस इलाके में रहते हैं। फेसबुक के मालिक ने देखा लोगों को मशहूरी चाहिए, लोग मशहूर होना चाहते हैं। उसने एक ऐप डिज़ाइन करना शुरू की जिसके ऊपर लोग अपना एक अकाउंट बना सकते हैं, जिसको आप फेसबुक के नाम से जानते हैं। अकाउंट बना सकते हैं लोग अपने नियर डियर्स में, अपने हल्का अहबाब में, अपने घर बैठे अपनी एक्टिविटीज़ शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपना हल्का अहबाब बढ़ा सकते हैं। उसने जब ये देखा, ये डिज़ाइन करके वो गूगल के पास गया कि मैं लोगों को इसकी ज़रूरत है, मैं लोगों को ये देना चाहता हूँ, आप मुझे प्लेटफॉर्म दें। गूगल ने उसको प्लेटफॉर्म दिया। उसने पूरी दुनिया में अब तक कोई 3 अरब अपने अकाउंट होल्डर्स बना लिए, अपने मेंबर्स बना लिए, 3 अरब। ये भी एक बड़े मैं मोहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा हो चुके हैं वैसे। और अब वो जितने लोग फेसबुक अकाउंट खोलते हैं ना, जब वो अपनी ज़रूरत के लिए या अपनी खुशी के लिए खोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसने ऐड भी लगाई हुई, मुख्तलिफ़ कंपनी से लेके, वो ऐड को भी क्लिक करते हैं। हर ऐड को क्लिक करने पे फेसबुक के मालिक को पैसे जाते हैं। फेसबुक का मालिक दुनिया का यंगेस्ट अमीर तरीन आदमी बन गया एक वो ऐप डिज़ाइन करके। अब हम देखते हैं कि ऐप को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या कुछ चाहिए। सबसे पहले आपको टैलेंट चाहिए, आपके पास कोई ऐसा आइडिया होना चाहिए। नंबर 2, आपको कंपटीशन चाहिए, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा आपको दूसरों के साथ। फेसबुक जैसी कई लोगों ने ऐसी ऐप्स बनाई, उनकी ऐप नहीं चली, उसने कॉम्पीट किया, मुकाबला किया दुनिया के साथ, फिर उसकी ऐप जो है उसके ज़्यादा मेंबर्स बने। फिर उसने, इसके लिए कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। इसको आगाज़ में लॉन्चिंग के लिए, इसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को आपको कुछ ना कुछ पैसा भी चाहिए। नंबर 2 पे है आप कोई बुक लिख दें। आप बुक लिखें, सबसे पहले आपको बुक लिखने के लिए टैलेंट चाहिए, आपका काबिल होना ज़रूरी। नंबर 2, आप फिर कंपटीशन करें दूसरों के साथ। बहुत सारी हज़ारों लाखों किताबें सोसाइटी में मौजूद हैं, लोग नहीं पढ़ रहे, चंद लोग किताबें पढ़ते हैं। आपकी किताब में कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग उन किताबों को छोड़ के पढ़ें। फिर तीसरा तरीका है आप कोई मूवी बना दें। सबसे पहले आपके पास ज़बरदस्त स्क्रिप्ट होना चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए, उसके लिए टैलेंट चाहिए। नंबर 2,
आपको कंपटीशन करना है। जो पहले मूवी सोसाइटी में मौजूद हैं, आपने उनके साथ मुकाबला करना है कि लोग आपकी मूवी देखें। बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, वो फ्लॉप हो जाती हैं, लोग उनको देखते ही नहीं। और नंबर 3 पे आपको कैपिटल चाहिए। करोड़ों रुपए की तो गाड़ियाँ ही ज़ाया कर देते हैं एक एक मूवी में, आपको अरबों रुपया कैपिटल चाहिए। और नंबर 4 पे आप कोई बिल्डिंग बनाएं। बिल्डिंग बनाने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, सरमाया चाहिए, करोड़ों रुपया चाहिए, और उसको रेंट आउट कर दें। ये 4 तरीके हैं। क्या ख्याल है? आप मुझे बताएं, ये चारों में से कौन सा तरीका आपको सूट करता है? तो क्या आप चाहते हैं कि आप बी और आई क्वाड्रेंट में आ जाएं? आए, मैं आपको एक ज़बरदस्त ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जी। तो वो ज़बरदस्त सिस्टम क्या है, उसको पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग या फ्रेंचाइजिंग बिजनेस के नाम से जाना जाता है। आए हम डायरेक्ट सेलिंग यानी फ्रेंचाइज कारोबार की बात करते हैं, जिसके ज़रिए आप अपना ज़ाती सिस्टम आसानी से कैसे बना सकते हैं और अपने ख्वाबों को, अपनी तरजीहात को कैसे पूरा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़, नो नीड ऑफ नॉलेज एंड टैलेंट। आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं, टैलेंट की ज़रूरत नहीं। सिस्टम आपको खुद ही नॉलेज देगा, खुद ही आपको पढ़ाएगा। आप कम पढ़े लिखे भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो आपने पढ़ा है, अब आपने जो आपने पढ़ा है उसकी बदौलत जो आपने बनना था वो अब बन चुके हुए हैं। आपको अब हमने वो बढ़ाना है जिसके थ्रू आप बी और आई क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप रियल लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। नंबर 2 पे है कंपटीशन इज विद योर सेल्फ। कंपटीशन आपका होगा यहाँ, लेकिन आपका अपने आप के साथ कंपटीशन होगा कि आपने जो पहले अचीव किया, जो पहले आपने बनाया, कमाया, आपने उसको compete करना है। अब आपने उसको क्रॉस करना है। नो कैपिटल रिक्वायर्ड। सबसे बड़ी बात आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि डायरेक्ट सेलिंग में बी और आई क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको सरमायाकारी की ज़रूरत नहीं। आपके पास सरमाया नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास नॉलेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिस्टम आपको खुद ही नॉलेज देगा और आपको कैपिटल की ज़रूरत नहीं। क्या आप इसमें दिलचस्पी लेंगे? यकीनन आप इस सिस्टम के बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री के ज़रिए घर, गाड़ी, उम्रा, हज और बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल टूर्स और ज़िंदगी की तमाम तर तरजीहात को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। क्या ख्याल है? आप जानना चाहते हैं? इसको जानने से पहले मैं आपको थोड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस समझा दूं ताकि आपको समझ आ सके। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे होता है? आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, स्क्रीन में आपको फैक्ट्री नज़र आ रही है और फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री के नीचे लिखा हुआ प्रोड्यूसर $10। इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री से कोई भी चीज़, कन्वेंशनल बिज़नेस की मैं बात कर रहा हूँ, रवायती बिज़नेस की मैं बात कर रहा हूँ, पहले जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि $10 की कोई भी चीज़ मार्केट फैक्ट्री से निकलती है, वो सबसे पहले मुल्की सतह पे जो बंदा उसको इंपोर्ट कर रहा है उसके पास आती है। इंपोर्टर अपने होलसेलर्स को भिजवाता है, होलसेलर्स आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भिजवाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आगे सेल्स पर्सन रखे हुए हैं, वो सेल्स पर्सन जो तनख्वाह पे रखे हुए हैं वो जाके मार्केट में बताते हैं, उनसे रिटेलर्स लेते हैं, रिटेलर्स आगे शॉपकीपर्स को देते हैं, छोटी छोटी दुकानों पे देते हैं और वहाँ से आप और मैं ख़रीदते हैं। कोई भी चीज़ फैक्ट्री से जब $10 की निकलती है हमें $25 की मिलती है। तकरीबन 60% जो प्रॉफिट है, जो 60% ज़्यादा हम दे रहे हैं वो इन 6 लोगों में तकसीम हो जाता है और इनमें सबसे बड़ा हिस्सेदार जो है वो मीडिया है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, रेडियो है, मैगज़ीन्स हैं। ये मतलब चीज़ अगर ₹4 की है हमें ₹10 की मिलती है। ये है कन्वेंशनल तरीकाकार। हर चीज़ आपके घर में कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है, आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं,
आप साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाय इस्तेमाल कर रहे हैं, आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई कपड़े पहन के बैठे, हर चीज़ आप तक कैसे पहुंच रही, और आप मुनाफा इनको हम दे रहे हैं और ये अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। ये जो निज़ाम है ना, इस निज़ाम ने गरीबों को गरीब कर दिया है और अमीरों को अमीर कर दिया है। कहते हैं सरमाए का निज़ाम जब चंद हाथों में रुक जाता है तो जुल्म का निज़ाम शुरू होता है, तो जुल्म का निज़ाम शुरू हो गया हुआ। इफेक्ट दूसरा तरीकाकार है, उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग या पर्सनल फ्रेंचाइजिंग बिजनेस। इसको कहते हैं इफेक्टिव प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें होता क्या है, यू डायरेक्टली परचेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर। आपको पेस्ट चाहिए, आपको साबुन चाहिए, आपको ज़रूरत की कोई चीज़ चाहिए, आपको चाय चाहिए, आप डायरेक्ट प्रोड्यूसर से चीज़ परचेज करते हैं। कस्टमर मेक्स वर्ड्स ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट। इसमें कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, फ्लेक्सों वालों को, टीवी वालों को, मैगजीन वालों को, इंटरनेट वालों को, टेलीविज़न वालों को पैसे नहीं देती कंपनी। टेलीविज़न वाले किसी के मुतल्लक भी फ्री में एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। पर्सनल फ्रेंचाइजिंग बिजनेस कहता है कि आप डायरेक्ट कोई चीज़ परचेज करें। फ़र्ज़ किया आपने टूथपेस्ट इस्तेमाल की, आपको टूथपेस्ट पसंद आई, अच्छी लगी, आप उसकी अपने मुंह से जो आपको उसके रिजल्ट्स आए, आपको जो उसके नताइज मिले, आप वो शेयर करेंगे अपने नियर डियर्स में, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने हमसायों से, अपने कोलीग से, हर जगह पे आप शेयर करेंगे। कंज्यूमर बिकम डिस्ट्रीब्यूटर। जो ये करेगा वो ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया सिक्योरिटी जमा करवाने की ज़रूरत नहीं, वो ही डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। इससे क्या होगा, फॉर्जरी के चांसेस नहीं होंगे, जालसाजी के चांसेस नहीं होंगे। जालसाजी कहाँ होती है, फैक्ट्री से चीज़ निकलती है। फैक्ट्री कभी भी ये नहीं चाहती कि मैं 2 नंबर चीज़ बनाऊँ, या फैक्ट्री कभी भी अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। ये जो दरमियान वाले मिडल मैन हैं, ये क्या करते हैं, कुछ चीज़ उससे लेते हैं फैक्ट्री से, क्योंकि नाम तो फैक्ट्री का ख़राब होना है। कुछ चीज़ फैक्ट्री से लेते हैं और कुछ अपने तौर पे 2 नंबर तैयार करते हैं और फिर वो मार्केट में बेच देते हैं। और नाम आता है जी कंपनी ने 2 नंबर चीज़ बनाना शुरू कर दी, इस कंपनी की चीज़ें 2 नंबर आना शुरू हो गई, इन्होंने अपनी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर ली। असल में ये जो दरमियान वाले लोग होते हैं ये फॉर्जरी कर रहे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे इसमें हम बहुत सारी इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। जब परचेज़ करते हैं हमें वो नताइज ही नहीं मिलते, क्योंकि वो गलत बयानी की बुनियाद पे एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। इस काम के अंदर क्या होगा, फॉर्जरी के चांसेस क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जिसने इस्तेमाल किया है, एडवर्टाइजमेंट वो कर रहा है। आपने टूथपेस्ट इस्तेमाल की है, आपको अच्छी लगी है, तो आपने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, जहां आपकी साख है, आपकी क्रेडिबिलिटी है, आप कभी भी अपनी क्रेडिबिलिटी को डैमेज नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि जो आपको नताइज मिलेंगे आप वही शेयर करेंगे। उससे क्या होगा कि लोगों को प्रॉपर उस चीज़ के मुतल्लिक़ आगाही मिलेगी। और नंबर 3 पे क्या होगा, किसी भी बंदे को ये प्रोडक्ट परचेज़ करने में, इस वास्ते से, इस तरीके से प्रोडक्ट परचेज़ करने में आसानी होगी। जब हम टीवी पे या इंटरनेट पे ऐड देखते हैं तो हम कंफ्यूज रहते हैं, ये ख़रीदें कि ना ख़रीदें, ख़रीदें कि ना ख़रीदें, वो ना हो, प्रोडक्ट ऐसी हो ही ना। तो जब हम किसी अपने जानने वाले से के कहने पे ख़रीदते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार ये बंदा मेरा अपना जानने वाला है। ठीक है सर, आगे चल रहा हूँ। बेस्ड ऑन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हैंस ट्रस्टफुल। ये मैंने आपसे बात शेयर कर दी कि जब हम अपने सर्कल में, अपने कह लें कि हल्का अहबाब में हम वो शेयर करेंगे तो वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, और जब हम किसी से परचेज़ करेंगे तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम एक दूसरे के कहने पे चीज़ें ख़रीद सकते हैं। वैसे भी 80% चीज़ें जो है ना हम एक दूसरे के कहने पे ही ख़रीदते हैं, 20% हम एडवर्टाइजमेंट से ख़रीदते हैं, लेकिन पैसे सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट वालों को जाते हैं। यहाँ क्या होगा, वो जो एडवर्टाइजमेंट करेगा उसी को पैसे जाएंगे। तो क्या होगा कि वो जो कस्टमर है, वो जो कंज्यूमर है, अगर वो 25 रुपए की चीज़ ख़रीद रहा है तो 15 रुपये वो जो दरमियान वालों को जाते थे वो 15 उसको आएंगे, वो 60% उसको आएंगे। इससे क्या होगा, उसको माशी इस्तेहकाम मिलेगा। इस काम के अंदर क्या सिर्फ आपने इस काम को शुरू करना है? नहीं सर, इस काम को पूरी दुनिया के अंदर
अब तक करोड़ों लोग इस काम को कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका और चाइना की इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल इस काम का है, डायरेक्ट सेलिंग का है। WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ये एक इदारा है जो जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाली कंपनीज़ को रजिस्टर्ड करता है। इसने अब तक कोई 10,000 कंपनीज़ को रजिस्टर्ड किया है। इसके रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले वो प्रोडक्ट यूनिक और हाई क्वालिटी के हो, मयारी हो, मतलब जो रूटीन में मयार चल रहा है ना, उस मयार की प्रोडक्ट हो, ये रजिस्टर्ड नहीं करता। उससे ज़्यादा अच्छे मयार की हो, क्योंकि इस प्रोडक्ट ने ट्रैवल करना है रेफरेंस टू रेफरेंस। भाई ने भाई को बताना है। अगर भाई को इस प्रोडक्ट के मुतल्लिक बताएगा और प्रोडक्ट ने नताइज ना दिए तो उसकी क्रेडिबिलिटी डैमेज होगी। कंपनी की WFDSA किन कंपनियों को रजिस्टर करता है? जिनकी प्रोडक्ट मयारी हो, बहुत ज़्यादा मयारी हो। नंबर 2, लोगों की ज़रूरत हो, डिमांडेबल प्रोडक्ट हो, और जिन प्रोडक्ट की सप्लाई के अंदर कोई मसला ना हो, वहाँ तक जा सकती हूँ, उस बंदे तक बासानी से पहुँच सकती हूँ, वो बासानी इसको परचेज़ कर सकता हो। इस काम के अंदर पूरी दुनिया में ये काम पूरी दुनिया में लाखों घरानों को खुशहाल बना चुका है। इसका आगाज़ 1855 में अमेरिका से हुआ। शमाली अमेरिका में 1,63,00,000 लोग इस काम का हिस्सा हैं और यूरोप में 1,14,00,000 लोग इस काम का हिस्सा हैं। सेंट्रल अमेरिका के अंदर 1,04,00,000 लोग इस काम का हिस्सा हैं। अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता के अंदर 1,40,00,000 लोग इस काम का, इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हो चुके हैं, इस काम का हिस्सा हैं। क्या आप भी इस काम को समझना चाहते हैं? अब मुझे बताएं, डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ आपने काम नहीं करना, बल्कि पूरी दुनिया से लाखों लोग इस रास्ते पे चल के B और I क्वाड्रेंट में आ चुके हैं और अपनी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, अपनी ज़िंदगी की तमाम तरजीहात को अचीव कर चुके हैं। क्या आप भी ये करना चाहते हैं?